सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने हीट एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया था और फटाफट से इस चैप्टर में अब हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हम लोगों ने आपस में डिस्कस की थी, क्या-क्या चीज़ें हमने जानी थी। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और समझते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या-क्या चीज़ें देखी। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली जो चीज़ देखी थी वो ये देखी थी कि देयर आर थ्री वेज इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि तीन तरीके हैं जिससे जो ऊष्मा का संचार एक स्थान से दूसरे स्थान में हो सकता है। यानी कि तीन तरीकों से हीट एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। पहला तरीका था कंडक्शन, दूसरा तरीका था कन्वेक्शन और तीसरा तरीका था रेडिएशन। यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीन तरीके हमारे पास हैं जिसमें ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में चल सकती है, ट्रेवल कर सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जब हमें हीट को ट्रांसफर करना है तो हमारे पास कितने तरीके हो गए? तीन तरीके। ठीक है, हीट का ट्रांसफर तीन तरीके से होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से। ये वर्ड्स और ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं कि क्या कंडक्शन होता है। तो द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का जो संचार होगा या ऊष्मा चलेगी वो किसी गर्म वस्तु के गर्म कोने से ठंडे कोने की तरफ जाएगी, यानी कि हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडक्शन, चालन की प्रक्रिया कहते हैं। इन दिस प्रोसेस पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में जो कण है वो मूव नहीं करते, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ नहीं जाते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जब एक गर्म पार्ट से ठंडे पार्ट की तरफ जब हीट ट्रेवल करती है, यानी कि हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ हीट ट्रेवल करेगी, तो यहाँ पर इस प्रोसेस में पार्टिकल्स मूव नहीं करते। यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान कण यहाँ से अपनी स्थिति में इधर से उधर नहीं जाते, कण अपनी ही जगह पर रहते हैं। सिर्फ ऊष्मा वहां से एक कण को जो उसको दूसरे को छू रहा होगा ना, उस कण की तरफ जाते हुए चली जाएगी, लेकिन कण यहाँ पर मूव नहीं करेंगे, यानी कि कण यहाँ पर गति नहीं करेंगे। तो पार्टिकल्स मूव नहीं करते, पार्टिकल अपनी ही पोजीशन में रहते हैं। बस हीट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगी और इस प्रोसेस को हम कंडक्शन यानी कि चालन की प्रक्रिया कहते हैं। मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, यानी कि एक कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास पदार्थ होते हैं जो अपने आप से ऊष्मा का संचारण करवा लेते हैं, यानी कि जो अपने आप से हीट को फ्लो करवा देते हैं। सो मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी कि ऐसे मटेरियल जिनसे इजिली हीट ट्रांसफर इधर से उधर हो जाए उनको हम गुड कंडक्टर कहते हैं हीट के, यानी कि अच्छे चालक कहते हैं ऊष्मा के। ठीक है। नेक्स्ट, मटेरियल डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। ऐसे कण जिनसे ऊष्मा का संचारण नहीं हो सकता, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जा सकती, उसको हम कहते हैं पुअर कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स को हम ये कहेंगे जिनके अंदर से हीट ट्रांसफर होती है या हीट ट्रेवल होती है। यानी कि चालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रैवल हो सके, यानी कि वो हीट को फ्लो करा सके। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर की यानी कि कुचालक की, तो इंसुलेटर वह मटेरियल होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चल पाती, यानी कि वो हीट को अपने आप से पास नहीं करते। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर जो होते हैं उनका एग्जाम्पल लोहा। लोहे को आप आग में रखोगे तो एक कोना लोहे का आग में रखोगे तो दूसरा कोना अपने आप ही धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, यानी कि हीट ट्रेवल करेगी। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में एग्जाम्पल आएगा लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का। प्लास्टिक से या लकड़ी को अगर आप कहीं पर किसी कोने से, जैसे करछी अगर मान ली लकड़ी की है, तो लकड़ी की करछी अगर हम अपनी कढ़ाई या किसी पैन में रखते हैं तो उसका हिस्सा गर्म नहीं होता, उसका एक एंड गर्म नहीं होता, वो ऐसे ही रहता है। तो लकड़ी का जो हम बेसिकली करछी यूज करते हैं वो ज्यादा बेटर होती है। हम स्टील या फिर किसी मटेरियल या किसी हम कह सकते हैं कंडक्टर की अगर हम करछी बनाएंगे उससे कंपैरेटिवली, क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है वो गर्म नहीं होगी, उसमें ऊष्मा का संचार नहीं होगी क्योंकि वो इंसुलेटर है, कुचालक है। पर वहीं पर अगर हम बात करें स्टील की या लोहे की, अगर हमारे पास उसकी कोई करछी है तो उसमें हीट ट्रेवल होगी क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, चालक है। चलिए फटाफट से ये 4 पॉइंट नोट करते हैं, देन बढ़ते हैं फिर आगे।
सो जो मटेरियल हीट अपने आप से अलाउ करते हैं, जिनसे हीट पास हो सके, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल जिनसे हीट पास नहीं होती, जिनसे ऊष्मा का संचारण नहीं होता, जिनसे ऊष्मा नहीं चल सकती, या जिनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, उनको हम पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर यानी कि हम बोल सकते हैं कुचालक कहते हैं, है ना। सुचालक हमारे अच्छे चालक हो गए जिनके अंदर ऊष्मा प्रवाह करती है, और कुचालक हमारे वैसे गंदे कंडक्टर हो गए जिनके अंदर से, गंदे तो नहीं बोलेंगे लेकिन बैड कंडक्टर्स हो गए, पुअर कंडक्टर हो गए, अच्छे चालक ना होना, जिनके अंदर से ऊष्मा का संचारण नहीं हो पाता। इन सॉलिड्स हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अगर मैं बात करूं सॉलिड्स में, तो हीट जो जनरली ट्रांसफर होती है, यानी कि सॉलिड्स की बात कर रहा हूं। अब सॉलिड में क्या हो सकता है, सॉलिड के अंदर हमारे सारे मटेरियल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड में अगर हीट ट्रांसफर करेगी, तो हीट ट्रांसफर करती है कंडक्शन की प्रोसेस में, ठीक है। लिक्विड में अगर हम बात करें, लिक्विड्स में, तो लिक्विड और गैसेज में ये कन्वेक्शन हमारा चलता है। तो लिक्विड्स में और गैसेज में हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो सॉलिड में यानी कि ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, या हम कह सकते हैं ऊष्मा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है, वह चालन की प्रक्रिया द्वारा चलती है। वहीं पर तरल और गैस की हम बात करें, तो ऊष्मा का जो प्रवाह है वो कन्वेक्शन यानी कि संवहन की प्रक्रिया द्वारा होता है। ये संवहन जो हमारे पास एक प्रोसेस है उसके थ्रू होता है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इस पॉइंट को, फिर बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, इन कन्वेक्शन यानी कि कन्वेक्शन की जो प्रक्रिया होती है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। लैंड एंड सी ब्रीजेज आर एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो होता क्या है, जो कन्वेक्शन होता है उसमें हीट जो चलती है, हीट का जो पार्टिसिपेशन होता है, हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जा रही है, वो कैसे जाएगी, वो जाएगी आपकी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल यानी कि कणों की गति के द्वारा। अब कण यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे। अब कण अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो होगा क्या, कण चल के चलेंगे। अब कंडक्शन में यानी कि जो चालन की प्रक्रिया, उसमें कण नहीं चलते, उसमें कण अपने ही स्थान में रहते हैं। लेकिन कन्वेक्शन यानी कि संवहन में कण अपने स्थान को छोड़ते हैं। कभी आपने पानी उबाल के देखा होगा, तो पानी में नीचे बुलबुले बनते हैं और वो बुलबुले ऊपर उठते हैं, तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं कन्वेक्शन में। तो कन्वेक्शन में हमेशा कण यानी कि संवहन में कणों का क्या होता है, मूवमेंट होता है। कन्वेक्शन में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस। अगर बात करें लैंड और सी ब्रीज की, तो लैंड और सी ब्रीज इसके एग्जांपल हैं कन्वेक्शन के। तो लैंड ब्रीज बोल लीजिए या सी ब्रीज कह लीजिए, ये कन्वेक्शन यानी कि संवहन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हीट फ्रॉम द सन रीचेस टू द अर्थ थ्रू रेडिएशन, यानी कि सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा हम तक कौन सी प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है, रेडिएशन यानी कि विकिरण द्वारा। अब सन तो बहुत दूर है, सन तो हमसे कितनी सारी बहुत दूर, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर है। अब इतने डिस्टेंस दूर अगर हमारा सन है, तो वहां से हम तक कैसे ये धूप पहुंचती है, या लाइट पहुंचती है, या फिर हम कह सकते हैं हीट पहुंचती है, क्योंकि आप लोग धूप तो सेकते ही होंगे। तो ये धूप जो आप सेकते हैं, ये आप तक कैसे पहुंचती है। तो उसका सीधा सा एकमात्र हमारे पास ये लॉजिक है कि जो सन है वो हमसे बहुत दूर है और बीच में कोई माध्यम है नहीं। तो सन से जो हीट हम तक आती है वो विकिरण यानी कि रेडिएशन की एक प्रोसेस के थ्रू आती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तीन तरीके हैं हीट ट्रांसफर के, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। यानी कि पहला होता है हमारा चालन, दूसरा होता है संवहन और तीसरा है विकिरण। तो ऊष्मा संचारण के तीन तरीकों में से जब बहुत दूर सूर्य है और वहां से हम तक, पृथ्वी तक जो हमें रेडिएशंस प्राप्त होती हैं या विकिरण हमें मिलती हैं, जो ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है, वो विकिरण यानी कि रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू हो रही है। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। नेक्स्ट है, ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज हीट विद देयर सराउंडिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जितनी भी वस्तुएं आपके आसपास हैं, ये सारी वस्तुएं अपने से ऊष्मा को कैसे अपने सराउंडिंग यानी कि आसपास वातावरण में भेजती है, तो वो विकिरण की प्रक्रिया द्वारा ही भेजती है। क्या होता है विकिरण की प्रक्रिया में, ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपने चाय बनाई, तो जब आप चाय बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि चाय जो गरम गरम चाय हम किसी प्याले में डालते हैं या किसी ग्लास में डालते हैं,
तो वो कुछ समय बाद ठंडी होने लग जाती है। अब कैसे वो ठंडी हुई, उसकी ऊष्मा गई कहाँ? तो आप देखेंगे कि आसपास का तापमान कुछ था और चाय का तापमान कुछ था। तो होगा क्या, जैसा कि हम जानते हैं हीट ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी कि ऊष्मा जो है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, और जब हमने उस प्याले में या उस ग्लास में चाय रखी, तो चाय वाले का उस प्याले का तापमान ज्यादा था, जबकि आसपास के वातावरण या सराउंडिंग का तापमान कम था, जिसके कारण प्याले से चाय की जो ऊष्मा थी, या मैं कह सकता हूँ ग्लास से जो हीट थी, ऊष्मा थी, वो आसपास के वातावरण सराउंडिंग में जाने लगी और धीरे धीरे ये चाय ठंडी हो गई। अब इसमें हुआ क्या, इस प्रक्रिया में हुआ हमारे साथ रेडिएशन का प्रोसेस, यानी कि विकिरण, क्योंकि हीट लॉस हुई है तो विकिरण यहाँ पर हुआ है। कुछ यहाँ पर कंडक्शन भी होगा, बिल्कुल जो चाय का प्याला गर्म हुआ है वो कंडक्शन भी हुआ है, वहां पर चालन भी हुआ है, लेकिन आसपास की सराउंडिंग में वो हीट लॉस कैसे हो पाई, वो हो पाई रेडिएशन यानी कि विकिरण की प्रकृति, या मैं कह सकता हूँ प्रक्रिया द्वारा। चलिए फटाफट से इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर अ मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर, यानी कि चालन और संवहन, जो कि किसी, हम कह सकते हैं बेसिकली चालन जो होता है वो सॉलिड्स में होता है, ठोस में होता है, और कन्वेंशन जो होता है वो लिक्विड और गैसेज में होता है। यानी कि चालन जो होता है ठोस में होता है, संवहन जो है तरल व गैस में होता है। तो कोई ना कोई माध्यम तो इन्हें चाहिए ही, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, तरल और गैस है क्या, माध्यम ही तो है। लेकिन याद रखिएगा विकिरण को, यानी कि रेडिएशन को कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ये निर्वात में भी चलता है, वैक्यूम में भी चलता है। जैसे यूनिवर्स, यानी कि हमें जब हम कह सकते हैं यूनिवर्स यानी कि अंतरिक्ष से हम लोगों को, क्योंकि यूनिवर्स में हमारा क्या है, सन है, सन हमसे बहुत दूर है ना, वैक्यूम में प्लेस्ड है, तो वहां से वो रोशनी, वो धूप हम तक कैसे आ पा रही है, एक बिना माध्यम के आ पा रही है, यानी कि विकिरण को, रेडिएशन को कोई मीडियम की नीड नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफर आर यूटिलाइज इन डिजाइनिंग हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। और हीट ट्रांसफर के जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो बेसिक सिद्धांत हमने यहाँ पर पढ़े ऊष्मा संचारण के, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग घर और कपड़े बनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा घरों का आकार या घर हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं, या कपड़े हम इस तरीके से पहनते हैं, जैसे गर्मियों में हम लाइट कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम डार्क कपड़े पहनते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है, ये इन्हीं के हीट ट्रांसफर के पूरे नियम आप कह सकते हो, या प्रिंसिपल्स को पर बेसिस पे ये आधारित पे ये बना है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे 2 पॉइंट भी। So the continuous movement of water upward as water vapor and downward through the precipitation passing through the soil, rocks and plants, finally returning to the water body is called water cycle। तो क्या कह रहा है कि कंटिन्यूस मूवमेंट जो वाटर का हो रहा है, यानी कि बरसात हुई, बरसात से अब जैसे धूप हुई, धूप से क्या होगा, नदियों से, तालाब से, या आप कह सकते हो समुद्र से, ये पानी कहाँ चला जाएगा, वेपर, वाष्प बन के आसमान पे चला जाएगा, क्लाउड्स बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे। फिर प्रेसिपिटेशन होगी, यानी कि बर्फ बनेगा, हेल स्टॉर्म यानी कि बर्फ, स्नो, हेल स्टॉर्म यानी कि ओले, बारिश यानी कि बरसात के रूप में ये जमीन में वापस गिरेगा, जिसमें ये सॉइल, मिट्टी, रॉक, पत्थर, या मैं कह सकता हूँ पेड़ों के पास जाएगा, और फाइनली ये पानी वापस कहाँ जाएगा, वाटर बॉडीज में आ जाएगा, यानी कि फिर से ये नदियों पे या तालाबों पे वापस आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि पानी जमीन से क्लाउड्स बना, क्लाउड्स यानी कि बादल बना, बादल से वापस जमीन पे आ गया। तो ये जो चक्र बन रहा है, इसी को हम वाटर साइकिल कह रहे हैं, जल चक्र कहते हैं। सो जो प्रोसेस है सरफेस वाटर का सीपिंग थ्रू सॉइल एंड रॉक्स इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। यानी कि होता क्या है, जो मिट्टी होती है या फिर जो चट्टाने होती है ना, उनके बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जब पानी उनके अंदर गया तो वो पानी का रिसना, जिसको हम कहते हैं, सीपिंग आउट बोलते हैं, पानी का उसको सोख लेना, यानी कि जब मिट्टी या हम कह सकते हैं चट्टान, जो भी पानी उसके ऊपर गिर रहा है उसको रिस दे, उसको सोख ले, उस प्रक्रिया को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो जो ग्राउंड वाटर होता है, यानी कि भूमि के अंदर पानी होता है, वो सीप्स हो जाता है, वो जमीन के अंदर एक पोर के थ्रू भर जाएगा, और जो ओपनिंग होगी वो बीनीथ द सरफेस होगी, यानी कि ये सरफेस के अंदर चले जाएगा। तो क्या होगा कि रॉक्स होंगी, बड़ी बड़ी चट्टाने होंगी, और यहाँ पर सरफेस होगा, तो ये पानी यहाँ रिस के इन चट्टानों के अंदर से कहाँ जम जाएगा, पानी इस पूरे सरफेस के अंदर ग्राउंड वाटर यहाँ पर फिक्स जम जाता है, या फिर आप कह सकते हैं स्टोर हो जाता है।
नेक्स्ट कह रहा है द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर इज पोर स्पेस इज कॉल्ड एक्विफायर्स। और फिर जो ये पानी यहाँ पर जमा हो गया, ये छोटे छोटे चट्टानों के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं सेडिमेंट्स, छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़ों के अंदर, चट्टानों के अंदर, जब इससे रिस के पानी यहाँ अंदर आया तो इसको हम एक्वीफायर कहते हैं, एक्वीफर्स कहते हैं। एक्वीफर्स क्या होती हैं? यहाँ पर पानी के डिपोजिशन हो चुका है, सारा पानी स्टोर हो चुका है, तो इसको हमने एक्वीफर्स कह दिया। चलिए नोट करेंगे फटाफट इसे। तो यहाँ पर हमने अपने पूरे इस चैप्टर को जान लिया है, क्या क्या हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा वो भी हमने फटाफट से रिवीजन कर लिया है। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।